ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी उम्र कम है, मेरा अनुभव कम है, लेकिन जितना मैंने पिछले 6 साल में देखा है, मैंने नेहरू का दौर तो नहीं देखा जब चाटुकारिता अपने चरम पर थी, पत्रकारिता में चाटुकार होते थे। मैंने बाबा साहब का दौर नहीं देखा होगा। मैंने मान्यवर कांसीराम साहब का दौर देखा है जब वो कहते थे कि मनी, मीडिया और माफिया से दूर रहिए। लेकिन मैंने मोदी जी का 6 साल देखा और वो भी विपक्ष के तौर पे देखा है। मैंने गुजरात देखा है, मैंने मोदी जी का प्रधानमंत्री काल देख रहा हूँ, मुझे मोदी जी की रैली देखने का मौका मिला है। लेकिन यकीन मानिए, इस देश का जो आम आदमी है, जो किसान है, खासकर जो मेहनतकश लोग हैं, वो कितने बहादुर हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मुझे लग रहा है कि आखिर बुद्ध क्यों हुए, क्योंकि वो एक किसान के बेटा थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत आई। अब मुझे लग रहा है कि ज्योतिबा फुले कैसे बने, क्योंकि वो किसान के बेटा थे। अब मुझे लग रहा है कि मान्यवर कांसीराम साहब मान्यवर कांसीराम कैसे बने, क्योंकि वो कमेरा के बेटा थे। तो जो किसान था, जो कमेरा था, चाहे वो सोनेलाल पटेल हो, चाहे वो रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे वो जगदेव प्रसाद हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मायावती हो, ये सब लोग, वो तेजस्वी नहीं हो सकते, वो मुलायम सिंह यादव थे, वो अखिलेश नहीं हो सकते, वो चंद्रशेखर रावण हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि जो किसानों का आंदोलन है, मैं पिछले 6 साल से सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो आज जेल में हैं, चाहे वो प्रशांत कनौजिया हो, चाहे वो शरजील इमाम हो। वो सब लोग एक राजनीतिक बंदी हैं जो जेल में सजा काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की है। लेकिन इस देश के किसानों की ताकत देखिए। हम सब पत्रकार, डरपोक लोग जो लुटियन जोन में बैठते हैं, प्रेस क्लब जाते हैं, जो टीवी स्टूडियो में बैठने वाले पत्रकार हैं, हम सब डरपोक लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते। लेकिन शानदार है ये किसान। अमित शाह के साथ मीटिंग होती है, उसका किसान मीटिंग के बाद मीटिंग में भी क्या जवाब देता है, वो किसान यहां मीटिंग में बोलता है। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती है और किसान आके साफ कहता है कि हमें झूठ बोला गया है। ये सुन लीजिए कि नहीं, वो तो गुरुद्वारे के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने किसानों के बारे में बात नहीं की। ये कोई पत्रकार और ये कोई एमएलए एमपी नहीं कर सकता। इस देश में हमने डरपोक नेता चुन लिए। 182 SC ST के सांसद हैं, 200 OBC के सांसद हैं, उनकी जुबान नहीं खुलती है। जब अपोजिशन की जुबान नहीं खुलती है, ये किसान आंख में आंख डाल के बात करे। और सबसे ज्यादा मैं तो ताज्जुब करता हूं कि जो बात बाबा साहब कह रहे थे कि ये इस देश की जो मीडिया है वो गुलाम मीडिया है, जो मान्यवर कांसीराम साहब कह रहे थे, वो किसान कैसे साबित कर दिया किसानों ने। भाई साहब, एक सवाल अगर आप गलत बोलिएगा ना, अगर यही सोचिए, मैं तो किसानों को सैल्यूट करता हूं कि कितना धैर्य है, वो सुनते हैं उनको। जब आप कहिएगा कि आप लोग आतंकवादी हो तो भी सुनते हैं, मारते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी संघी, किसी RSS, किसी बीजेपी के चुनाव रैली में मैंने कवर किया है, अगर आपने एक सवाल उनके नेता से पूछ दिया, उस रैली के बारे में बोल दिया कि भीड़ कम है, कुर्सियां खाली है, तो मारने लगते हैं, कैमरा छीन लिया जाता है। लेकिन किसानों का पेशेंस देखिए, धैर्य देखिए। इस देश का दलित लगातार पत्रकार उसको हाशिए पर डालते रहे, उसके आंदोलन को बदनाम करते रहे, वो चुप रहता है। इस देश का मुसलमान लगातार इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया बदनाम करती है, लेकिन वो चुप रहता है। लेकिन किसानों ने जिस तरह से इन पत्रकारों को काउंटर किया है, 2-2 किलोमीटर दूर से ये लोग पत्रकार बात करते हैं, टीवी स्टूडियो में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इनकी हैसियत नहीं कि वहां जाए। अब तो अलग हो गया, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर अर्नब गोस्वामी का एक रिपोर्टर, एक ये वीडियो देखिए, ये शख्स को जो लोग पकड़े हुए हैं, ये बीजेपी का नेता है
और ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तैसे किसानों ने इसे पकड़ लिया और अर्नब गोस्वामी का रिपोर्टर इसको लेके गया था। हम और तारा वहां थे साथ में। हमारे कैमरामैन थे, हम थे, वो हमारे पास वीडियो, हम ये तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन पहले जो चैनल थे वहां थे। तो सोचिए कि किस तरह से किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए कॉन्स्पिरेसी हो रही है। अब ये सिख भाई का वीडियो देख लीजिए किसान का। ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने साफ साफ इनको कह दिया कि हम एमएसपी नहीं देंगे, नहीं तो खजाना खाली हो जाएगा। 8 तारीख शाम को जो मीटिंग हुई थी माननीय अमित शाह से, जो मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि आप 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें आप पूरे देश से एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? उन्होंने क्लियर जवाब दिया था कि नहीं खरीद सकते, ये केवल उतना खरीदेंगे जितना इनका पीडीएस में पीले कार्ड वालों के पास बांटना है, केवल उतना एमएसपी पे खरीदेंगे, एमएसपी घोषित करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। ये अमित शाह ने क्लियर कर दी। जो बीजेपी बोल रही है वो सफेद झूठ बोल रही है। अरे भाई साहब, अनाज खरीदने से खजाना खाली हो जाता है, तो ये पैसा जा कहां रहा है साहब? तुम सारे रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, जा कहां रहा है पैसा? तो मैं तो ताज्जुब करता हूं कि इस देश के किसान कितने ताकतवर हैं, कितने समझदार हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते उनसे। और किस तरह से हमारे बाकी लोग, जजेस डरे हुए हैं जस्टिस लोया के बाद, सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जब डर के बैठे हुए हैं, तो किसान इस सर्दी में, पता है किसान जब उनसे पूछिएगा, मैं अब बीजेपी के भक्त वहां जा नहीं सकते हैं, मैं हमेशा बीजेपी बनकर सवाल पूछता हूं। आज मैं मास्क लेके जाऊंगा कि मैं मोदी मीडिया हूं, उसके बाद भी किसान मुझे मेरी पिटाई नहीं करता है। मैं कहता हूं कि आप लोग आतंकवादी हैं तो भी पिटाई नहीं करता है। मैं पूछता हूं कि आप लोग तो कांग्रेस के बहकाए हुए हैं, तब भी वो पिटाई नहीं करता है। वो कहता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं सर्दी में बैठा हूं, उनसे पूछिए कि जब मैं रात में खेतों में पानी लगाता हूं, वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि 100 रुपए में कंगना रनावत, वो कहते हैं कि एक दिन आके हमारे साथ गुजारे, में उनको 1000 रुपए दूंगा। वाह इस देश के मेहनतकश किसान, तुम मेहनतकश ही नहीं, तुम्हारे अंदर कितनी ईमानदारी है, कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है। इन किसानों के बच्चा होने पर मैं तो किसान का बेटा भी नहीं हूँ, मेरे पिता तो मजदूर थे, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं कामगार समाज से हूं, मैं कमेरा समाज से हूं, मैं मेहनतकश समाज से हूं। इस देश के 95% लोग मेहनतकश समाज से हैं, जिनकी पेट और अतरिया सटी हुई है, जिनकी पीठ और अतरी सटी हुई है। जो 5% लोग इस देश में जिनका पेट फूला हुआ है, जो जातिवादी, मानववादी, ब्राह्मणवादी हैं, उनको इनसे खतरा है। और वही लोग मीडिया में है, टीवी में है, जुडिशियरी में, अखबार में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और वो सब के सब इस आंदोलन को वर्गला रहे हैं। ये किसान क्या मांग रहा है? कह रहा हमारी ज़मीन लौटा दो, हमें हमारी ज़मीन दे दो, हमारा अनाज खरीद लो। अरे तुम सब कुछ का एमआरपी तय है, आपको एक किसान के सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते हैं साहब। किसी चैनल की हैसियत नहीं है कि किसानों को टीवी स्टूडियो में बैठा के उनसे बहस कर ले। तो कुछ सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बताऊं, और पत्रकार कितना बिका हुआ होता है। अब तो मैं अपने आप को, जब मशीन से रोटी, वॉशिंग मशीन से धुलाई का इंतजाम हो, सब शानदार कपड़े में हो, तब असली गरीब किसान कहाँ दिखेगा? भारत को बर्बाद करने वाले हर सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। ये आलोक मेहता इतना बड़ा चाटुकार है, इसके लिए सत्येंद्र यादव लिखते हैं कि लगता है गले में मायावी पट्टी डाल दिया गया है। ये लोग चाहते हैं कि किसान के पास कपड़ा ना हो, जूता ना हो। जाइएगा कभी उस आंदोलन में, आपको चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, क्योंकि वही किसान का खाना तुम खाते हो। शर्म करो भाई, शर्म करो। सुशांत सिन्हा कहता है कि ये बहकाए हुए लोग हैं। ये वीडियो देख सुन लीजिए 10 सेकंड का। और हम किसान का भला चाहते हैं, इसलिए बिल समझा रहे हैं। जो किसान का भला नहीं चाहते वो वहां उनको इकट्ठा करके बैठाए हुए और पिज्जा खिला रहे हैं। किसान पूछिए कितने दिन पिज्जा खिलाओगे भाई, जरा बता दो। अरे सुशांत सिन्हा, तुम पैसा कमा लोगे, तुम खेती नहीं कर पाओगे। एक दिन जाके उपजाओ उनका अन्न, जी के देखो उनकी जिंदगी, तुम्हारी औकात तय हो जाएगी कि वो लोग किसी के बहकाए नहीं हैं।
उनका 1 एकड़ जमीन बिक जाएगा ना तो तुम्हारी पूरी 7 नस्लें खरीद लेंगे। वो उसी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तुम टेलीविजन में नौकरी करते हो लेकिन अपने मालिक के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हो। किसान आज सरकार के खिलाफ खड़ा है क्योंकि वो ईमानदार है। ये देखिए, ये वो शख्स है जो बीजेपी भाजपा का नेता किसान के आंदोलन में घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। किसानों ने इतने जूते मारे कि जिंदगी में कभी किसानों के साथ गद्दारी करने में 100 बार सोचेगा। दिलीप यादव ने लिखा है, ये मेरे आंखों के सामने की घटना है। राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे और अर्नब गोस्वामी के चैनल पर यह कह रहा था। और ये देखिए, कांग्रेस सरकार जीएसटी लागू करना चाहती थी, विरोध किया गया, सत्ता मिली तो लागू कर दिया गया। बीजेपी विरोध कर रही थी जीएसटी का, सत्ता मिली लागू कर दिया। कांग्रेस सरकार एफडीआई में उदारता चाहती थी, विरोध किया गया, सत्ता मिली तो लागू कर दिया। बीजेपी ने एफडीआई लागू कर दिया। कांग्रेस सरकार नोटबंदी करना चाहती थी, नहीं कर पाई, हमने कर दिया। कांग्रेस सरकार कृषि कानून लाना चाहती थी, ला नहीं पाई, हम ले आए। कांग्रेस सरकार हर परिवार को 7,000 रुपए देना चाहती थी, हार गई, हम नहीं देंगे। भाजपा कांग्रेस से अलग है, किसानों को 6,000 दिए। कांग्रेस वाला कानून भी, फिर भी किसान नाराज है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब सोचिए, जब सारा कुछ तुमको कांग्रेस का ही करना था तो तुम क्यों आ गए भैया? रसोई गैस के दाम बढ़े, सब्सिडी चुपके से खत्म। ये खबर आपको कोई अखबार टेलीविजन नहीं दिखाएगा। और आज 16 दिसंबर है जब भारत की सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और बांग्लादेश 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और पता है आपको इस देश के रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए बताइए बताइए। मैं भी थोड़ा मोदी स्टाइल में बोलना चाहता हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। इस देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे और तभी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, सेना को शौर्य दिवस है, सैल्यूट है। थोड़ा जगजीवन बाबू की बात कर लो। वही जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया ने नहीं बनने दिया। ये देखिए, किसान डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लंबा पोस्ट लिखा है, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। जितेंद्र नारायण ने लिखा है, क्या मतलब इतना ज़्यादा लिखते हैं लोग। क्या विडंबना है, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। देश में रेगुलर ट्रेनें बंद पड़ी हुई है। भारतीय रेल की रेगुलर यात्री ट्रेन लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद है। इस दौरान रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ऐसे में आज से यानी 15 दिसंबर से रेलवे भर्ती परीक्षा का पहला सोचिए, सारे एग्जाम हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम हो रहा है, संसद नहीं चलेगा। कितने डरपोक लोग हैं ये लोग। और ये संसद इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इनको डर है। पहले चरण में आइसोलेटेड एंड बताइए नौकरियां बांटी जा रही है तो सब जगह कब्जा करने की कोशिश है। तो आपको और देखिए, ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने किया, हजारों किसान राजस्थान की तरफ से चल रहे हैं, अपना मवेशी लेकर साथ आ रहे हैं। राजस्थान तो बड़ी गिनती च किसानी अंदोलन दे विच ਇਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ किसान इस बार ये झुका नहीं पाएंगे भाई साहब। पाकिस्तानी पत्रकार ने सैलरी हड़पने पर एएनआई वाली स्मिता प्रकाश को लीगल नोटिस भिजवाया। एएनआई जो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इंटरव्यू देते हैं। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और किसानों ने तो साबित कर दिया है कि वो ना तो झुकेंगे न टूटेंगे। उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं साहब। हाँ, हम किसान हैं, किसान विरोधी बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तस्वीर कितनी मार्मिक है। दर्जनों किसानों की मौत हो गई है और जिन्होंने कभी धनिया नहीं बोया, जिनको गाय का दूध का रंग नहीं पता है, जो गाय गोबर दूध के बदले गौमूत्र पीते हैं, वही किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। एक ही सवाल है, अगर तुम अन्न खाते हो तो उसके अन्न उपजाने वालों के पक्ष में खड़ा हो, क्योंकि उसकी मांग नाजायज़ नहीं है। तुम्हारा एक घर कोई कब्जा कर लेगा, तुम्हारा किराएदार किराया नहीं देता है तो तुम उस पर हमला करते हो, उसकी तो जिंदगी छीन रहे हो साहब। हम लोग तो SC ST OBC के लोग जमींदार भी नहीं हैं। हमारे बाप दादा तो उसी किसान में मजदूर थे, इसलिए भी हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। मैं ये जानता भी हूं कि जो किसान थे वही कल तक कट्टर हिंदू थे और मोदी को वोट दिया था। लेकिन अब इस सरकार जो है उनके पे ये ठीक कहती है साध्वी प्रज्ञा शूद्र हैं। मैं इमोशनल हो रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए। अगर नहीं बचाएंगे तो हम सब गुलाम हो जाएंगे। और जो हमने अंग्रेज़ों से गुलामी जो आज़ादी पाई थी,
इस देश में संविधान न होता तो महिलाएं गुलाम थी, इस देश में वर्ण व्यवस्था था, शूद्र गुलाम थे, अछूत गुलाम थे। ये देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, आप मान के चलिए। हम जाति में बढ़ जाएंगे, हम मजहब में बढ़ जाएंगे। अगर आप सम्राट अशोक का भारत चाहते हैं, एक दुनिया में बड़ा भारत चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं, तो इस संविधान को बचा लीजिए। जो लोग बैठे हैं ये असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका सबसे बड़ा पुराना साथी ने कहा है, प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि ये असली टुकड़े टुकड़े गैंग है बीजेपी के लोग। गुजरात में बिहारी गुजराती को लड़ा देंगे, महाराष्ट्र में मराठी बिहारी को लड़ा देंगे, देश में हिंदू मुस्लिम करा देंगे, जातियों में बांट दे रहे। हम सब भारतीय, बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। उन्होंने कहा था कि अगर देश का हित और मेरा हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे समाज का हित और देश का हित सामने आएगा तो भी मैं देश का हित चुनूंगा, और अगर मेरे समाज का हित और मेरा हित सामने आएगा तब मैं समाज का हित चुनूंगा। उस डॉक्टर अंबेडकर ने एक मजबूत भारत की कल्पना की थी जहां सबको बराबर का अधिकार हो, सबको सम्मान शिक्षा हो, सबकी रोजी रोटी सुनिश्चित हो। डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए चाहते थे कि ये देश कुछ भी हो, एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का देश ना हो, ये देश डाइवर्सिटी से बना है। अगर आज मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह अगर हर जाति, हर मजहब के लोग होते तो ये देश बहुत सुंदर होता, एकता में अनेकता में एकता। लेकिन ये वो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और मुसलमानों के आंदोलन को बदनाम किया, दलितों के आंदोलन को बदनाम करते हैं, पिछड़ों के आंदोलन को बदनाम करते हैं। लेकिन पहली बार फंस गए हैं क्योंकि इन्होंने किसानों से पंगा ले लिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या ये सरकार किसानों की मांग मानेगी या किसान सड़कों पर रहेंगे? और क्या कोरोना के बहाने, एक नई बात बता रहा हूं, दुनिया भर में कोरोना के वैक्सीन आ गए, लेकिन भारत में वैक्सीन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनको डर है कि अगर हमने वैक्सीन का ऐलान कर दिया तो और लोग किसान आंदोलन को समर्थन करेंगे। देखना है किसान आंदोलन का नतीजा क्या होता है। मैं हर अपने वॉक थ्रू में कह रहा हूं, किसान आंदोलन फेल होगा, पास होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसान आंदोलन ने इस देश को एकजुट कर दिया है, जाति धर्म में बटे लोगों को एकजुट कर दिया है, और इस संविधान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।